मैं कब्रिस्तान की झाड़ियों में छुपी उसकी दीद की मुंतज़िर थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आधी रात के उस पहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। तभी तेज़ हवा चलने लगी। थोड़ी सी मिट्टी मेरी आंखों में भी उड़कर आ गई थी। जैसे ही मेरी आंखों के सामने से गर्द गुबार हटा तो एक बड़े से पुराने पेड़ के नीचे से वो ज़ाहिर हुआ। ऊंचे लंबे कद की वजह से वो किसी देवता की मानंद दिखाई दे रहा था। फिर वो एक बड़ी कब्र के पास पहुंचा और वहाँ बैठ गया। अब आंखें बंद करके वो कोई अमल कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें उसके खूबसूरत चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उसकी शख्सियत की खोज में थी। सिर्फ एक बार चाहती थी कि वो भी मेरी तरफ देखे और जिस तरह मैं इसकी आशिक हूँ वो भी ऐसे ही मेरा आशिक हो जाए। उस दिल की खातिर तो मैं आधी रात को इस खौफनाक कब्रिस्तान में मौजूद थी, वो भी सिर्फ उसे देखने के लिए। मैं वहाँ झाड़ियों में छुपी बैठी थी कि अचानक किसी जानवर ने मुझे काट लिया। तकलीफ़ की शिद्दत से मेरे मुंह से चीख निकली थी। मेरी चीख सुनकर करते हुए उसने अचानक आंखें खोली। मैं घबराकर झाड़ियों से उठ खड़ी हुई। उसी अस्ना में उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं घबरा कर वहाँ से भागने ही लगी थी कि मेरा नाम वर्दा है। मैं एक कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने कॉलेज की सबसे ज़हीन स्टूडेंट। कॉलेज के सारे ही साथी दूसरी लड़कियों के सामने मेरी तारीफ़ों के पुल बांधते थे, जिसे सुनकर मैं काफ़ी हद तक मगरूर हो चुकी थी। कॉलेज में ऐसी लड़की एक भी न थी जो मेरी जहानत का मुकाबला कर सकती। वैसे भी मेरी ये जहानत मुझे विरसे में मिली थी। अब्बू भी मेरे एक बहुत बड़े सर्जन थे और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इनकी सरकारी नौकरी थी। मेरी अम्मी डॉक्टर थीं और वो मुझे भी डॉक्टर ही बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं एक साइंसदान बनूं, क्योंकि नई नई चीज़ों पे तजर्बे करके मुझे बहुत खुशी हासिल होती थी। मुझसे छोटी एक बहन जबकि 2 बड़े भाई थे। एक भाई डॉक्टर था तो दूसरा भाई लंदन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। मैं भी एक नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ती थी। मुझसे छोटी सिदरा भी स्कूल में पढ़ रही थी। हमारे कॉलेज में लड़कियों के दरमियान ये मुकाबला चलता रहता था कि कोई किसी लड़की से आगे ना बढ़ जाए। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पर मेरे अब्बू डोनेशन के नाम पर अच्छी खासी रकम देते थे, जिसकी वजह से कॉलेज में लड़कियों और साजा के सामने मेरी बहुत इज्जत थी। अगर कोई भी कॉलेज में मुकाबला होता तो मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, फिर चाहे वो कोई तकरीरी मुकाबला हो या कोई किसी किस्म का प्रोजेक्ट हो। हर मुकाबले में मेरी जीत यकीनी थी। आज तो कोई ऐसी लड़की न थी जिसने मुझे हराया था, बल्कि मैं ख़ुद को हारने ही नहीं देती थी, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को करने की ठान लेती तो जब तक इसे पूरा ना करती तो मुझे सुकून ही ना मिलता था। सब लड़कियों के सामने मेरी वाह वाह होती थी, लेकिन एक दिन कॉलेज में एक ऐसी लड़की ने दाखिला लिया जो जहानत में मुझसे भी 4 कदम आगे निकली थी। उसका नाम अनुषा था। वो स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए हमारे कॉलेज आई थी। इत्तेफाक से उसने मेरी क्लास में ही दाखिला लिया था। उसे आए हुए सिर्फ 1 हफ़्ता ही हुआ था, लेकिन एक ही हफ्ते में उसने अपनी जगह इस कॉलेज में बना ली थी। मुझे इससे बेहद हसद महसूस होता और मैं सोचती कि कहीं मेरी क्लास की सब लड़कियां इसी की गर्विदा ना हो जाएं और मुझे छोड़कर उसकी तारीफ़ों में लग जाएं। वो सारी क्लास की लड़कियों से बहुत अच्छे अखलाक से बात किया करती थी, लेकिन जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करती तो मैं उसे देखकर इतना बुरा मुंह बनाती कि उसकी हिम्मत ही ना होती कि मुझसे कोई बात करे। मैं दिल ही दिल में सोचती थी कि शायद ये मुझसे मेरी जगह छीनने आई है। फिर कुछ दिन बाद ही कॉलेज में एक नोटिस लगा जिस पर लिखा था कि कॉलेज में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट बनाने होंगे। जिस लड़की का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा वो ये मुकाबला जीत जाएगी और पूरे 1 साल तक इसकी बड़ी सी तस्वीर कॉलेज में आवेज़ा होगी। सब लड़कियां उस मुकाबले के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी और मैं तो अभी ही सोच रही थी कि ये मुकाबला मुझे ही जीतना है। इस प्रोजेक्ट में और लड़कियों के साथ अनुषा भी हिस्सा ले रही थी और मेरे बगैर तो ये मुकाबला अधूरा था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कॉलेज में कोई मुकाबला हो और मैं उसमें शरीक ना हूँ। अब सभी लड़कियाँ जो प्रोजेक्ट बना रही थी वो सब खुफिया रख रही थी। मैं भी अपना प्रोजेक्ट राज रखना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो चीज़ मैं बनाऊँ कोई और लड़की से बना सके। हाँ, लेकिन मैंने अपनी एक चालाक दोस्त सबा को कह दिया था कि तुम अनुषा पर हर तरह से नज़र रखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आखिर वो ऐसी क्या चीज़ बना रही है। मैं एक चश्मा बना रही थी, ऐसा चश्मा जिसमें से वो चीज़ नज़र आए जो आम तौर पर किसी इंसान को दिखाई नहीं देती है।
यही सोचकर मैंने अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया था। जो आम तौर पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो हम आम नज़रों से देख नहीं सकते, लेकिन मैं जो चश्मा बनाने वाली थी वो एक ऐसा चश्मा होता जिससे हमने सिर्फ एक छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को बल्कि आंखों से ओझल ऐसी अशिया को जो आम तौर पर किसी इंसान को दिखाई नहीं देती हैं। मैं अपनी कॉलेज के लिए साइंसी लेबॉर्ट्री से वो शीशा चुराना चाहती थी जो इस चश्मे में लग सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे काम आ सकती थी। फिर मैंने अपनी दोस्त सबा की मदद से आखिरकार वो शीशा लेबॉर्ट्री से चुरा लिया और अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मैंने अपना जादुई चश्मा तैयार कर लिया था जिसका नाम मैंने मैजिकल ग्लासेस रखा था। जैसे ही मैंने वो चश्मा अपनी आंखों पर लगाया तो मुझे हैरत हो रही थी, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया था। इस चश्मे से मुझे नन्हे नन्हे खूरबीन कीड़े नज़र आ रहे थे जो अक्सर सब्जियों या फलों में मौजूद होते हैं। हत्ता कि पानी में दिखने वाले कीड़ों जो आम तौर पर नज़र नहीं आते, लेकिन इस चश्मे से मुझे वो भी दिखाई दे रहे थे। मैं इस चश्मे को लगाकर बहुत खुश थी। फिर मैंने एक बड़ा सा बॉक्स लिया और इसमें इस चश्मे को महफूज कर दिया। वो प्रोजेक्ट कल था जिसे मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। फिर दूसरे दिन मैं अच्छे से तैयार हुई और अपना प्रोजेक्ट लेकर कॉलेज में चली गई। वहाँ पर एक बहुत बड़े मुअज़्ज़ज़ीन मेहमान खसूसी के तौर पर आए हुए थे। फिर सब लड़कियाँ अपने अपने प्रोजेक्ट दिखा रही थी। मैंने भी अपना जादुई चश्मा कॉलेज के उस प्रोफेसर और मेहमानाने खसूसी के सामने पेश कर दिया। वो इस चश्मे को देखकर काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहे थे। फिर सिर्फ 3 घंटों बाद ही रिज़ल्ट का ऐलान कर दिया गया। मेरा नाम सर फहरिस्त था। हमेशा की तरह मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में पहली पोजीशन हासिल कर ली थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मैं इस प्रोजेक्ट को चोरी करके तैयार किया था। ये बात सबसे छुपी रहती, क्योंकि किसी लड़की की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी शिकायत कॉलेज के किसी प्रोफेसर या टीचर के सामने लगा सके। मेरे असर और रसूख से सभी वाकिफ़ थे। कॉलेज के प्रोफेसर इस चश्मे को कॉलेज के म्यूज़ियम में रखना चाहते थे, लेकिन मैं किसी कीमत पर इतनी मेहनत से तैयार किए गए चश्मे को इनके हवाले ना कर सकती थी। लेकिन मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और इस वक्त तो वो चश्मा उनके हवाले कर दिया, लेकिन बाद में इसे कैसे हासिल करना था मैंने सोच लिया था और फिर आखिरकार मैंने इसे म्यूज़ियम से बासानी हासिल कर लिया था। अब इस चश्मे को कीमती ख़जाने की तरह मैंने छुपा कर रख लिया था। मैं इसे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करना चाहती थी जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं किसी को बताती तो ये ख़बर बासानी कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुँच सकती थी। इसलिए इस बात को मैं अपने सीने में दफन करना चाहती थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। एक दिन जब कॉलेज की छुट्टी थी, मैं सोफ़े पर लेट कर टीवी देख रही थी। मेरी अम्मी मेरे पास आई थी। जब हमारे घर में काम करने वाली सुगरा अम्मी के पास आई और अम्मी को कहने लगी कि बेगम साहिबा, आज मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। इसे ना जाने कितने दिन से दौरे पड़ रहे हैं। मैंने इसे पीर साईं के पास दिखाया, लेकिन उनका कहना है कि तुम्हारी बेटी को जिन्नात चिमट गए हैं। मेरी अम्मी इस मासी की बात सुनकर इसे कहने लगी कि क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो सुगरा, भला आज के ज़माने में भी ये बातें कहाँ मानी जाती हैं। तुम अपनी बेटी को किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती। फिर मासी सुगरा कहने लगी कि नहीं नहीं बेगम साहिबा, वो पीर बहुत पहुँचा हुआ है। उसने तो इतनी औरतों के जिन निकाले हैं। उसने कहा है कि मेरी बेटी का इलाज भी कर देगा। और फिर जब बेगम साहिबा मेरी बेटी ने तो एक गलत हरकत की थी जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ था। मैं मासी सुगरा की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। मुझे ना जाने क्यों बहुत दिलचस्पी सी महसूस हो रही थी इन सब बातों में। मैं चौंक कर उठी और मासी सुगरा को कहने लगी कि अच्छा मासी, क्या हरकत की थी तुम्हारी बेटी ने जो इसके साथ ऐसा हुआ था। फिर वो बताने लगी कि छोटी मेरी बेटी रात के वक्त अपनी सहेली के घर गई थी। ना जाने उसकी सहेली किस लड़के से प्यार में पागल होकर इस लड़की के ऊपर कोई तावीज़ गंडे करवा रही थी। उस लड़की को एक पीर ने कहा था कि इसे किसी मुर्दे की हड्डियां चाहिए जिस पर अमल करके वो इस लड़के को हासिल कर सकती है। मेरी बेटी भी झल्ली थी जो रात के वक्त अपनी सहेली के साथ कब्रिस्तान में चली गई और वहीं पर जिन्नात उससे चिमट गए। जब से मुसलसल इस पर दौरे पड़ते हैं और हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। मुझे ये सारी बातें सुनकर हैरत हो रही थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है इस लड़की के साथ। फिर अम्मी के जाने के बाद मैं राजदारी से मासी सुगरा को कहने लगी कि ठीक है, कल मैं आपके साथ आपकी बेटी को देखने जाऊंगी। मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि वाकई आपकी बेटी के साथ जिन्नात का मसला है या कुछ और है। मासी सुगरा मेरी बात सुनकर खुश हो गई, मुझे दुआएं देने लगी। अब मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हो रही थी और ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी कि जो चश्मा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है वो
और इससे लगाकर मुझे वो सब चीज़ें दिखाई देती थी जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता था। उसका मतलब है कि जहाँ पर जिनजाद या भूत प्रेत वगैरह रहते हैं वहाँ पर मुझे इस चश्मे को लगाकर देखना चाहिए। दूसरे दिन मैं कॉलेज से छुट्टी करके मासी सुगरा के साथ उसके घर जा रही थी। फिर मैंने उसकी बेटी को देखा जिसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी और बाल बिखरे हुए थे। मासी सुगरा ने इसके दोनों हाथों को बांधा हुआ था, जिसमें से इसके हाथों के बांधने की वजह से वो काफ़ी सुर्ख हो रहे थे। मैंने बांधने की वजह पूछी तो मासी ने कहा कि क्या करूं छोटी बीबी, ये तो घर में तोड़ फोड़ कर रही है, कभी बर्तनों को तोड़ देती है तो कभी शुरू से अपने हाथ काटने की कोशिश करती है। फिर मैंने धड़कते दिल के साथ अपने पास छुपाया हुआ वो चश्मा निकाला और आंखों पर लगाया। फिर जैसे ही उछल पड़ी, क्योंकि मासी सुगरा की बेटी ज़ैनब के पास खड़ी मुझे एक खौफनाक चुड़ैल नज़र आई थी। वो बड़े बड़े दांत और खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल थी। वो चुड़ैल इस पर नज़रें जमाए खड़ी थी, जैसे अपने बड़े बड़े दांतों से उसे निगल लेगी। मेरा वजूद इस मंजर को देखकर कांपने लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हकीकत में ये इस लड़की के साथ क्या हो रहा था। उसका मतलब था कि वो पीर सही कह रहा था कि इस लड़की के साथ जिनजाद नहीं बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल थी। फिर मैंने इस चश्मे को उतारा तो वो चुड़ैल मेरी नज़रों के सामने से गायब थी। उसका मतलब था कि मेरा ये चश्मा ना सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को बल्कि इंसानी नज़रों से पोशीदा जिनजाद को भी देखा जा सकता था। इस भयानक चुड़ैल को देखकर मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। फिर मैं मासी सुगरा को कहने लगी कि आप इसका अच्छी तरह इलाज करवाएं, क्योंकि जो पीर इसका इलाज कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इस लड़की पर किसी बुरे आसेब का साया है। ये कहकर जल्दी से मैं इनके घर से निकल आई। अब मेरे जहन में बहुत सी सोचें गर्दिश कर रही थी। मैं इस कब्रिस्तान में भी जाना चाहती थी जहाँ पर जिन भूतों का बसेरा था। मैं वहाँ जाकर ये देखना चाहती थी कि आखिर वहाँ पर जिनजाद किस तरीके से रहते हैं। इसमें भूत भी हो सकते हैं, जिनजाद और चुड़ैलें भी। अब मैं हर चीज़ भूल चुकी थी और मेरा दिमाग पढ़ाई से भी अचाट हो गया था। आज किस तरह वो चुड़ैल इस लड़की के पीछे लग गई थी, मुझे इस बात की खोज थी। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और जिन्नों और भूतों के बारे में सर्च करने लगी। काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल करने के बाद मुझे पता चल गया कि खौफनाक आसेब का बसेरा ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर ज़्यादातर इंसान नहीं बसते हैं। वो अपना ठिकाना मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों पर और अक्सर कब्रिस्तान में बनाते हैं ताकि इंसानों की नज़रों से छुपकर वो वहाँ पर आज़ादी से रह सकें। इन जिनजाद में से एक नेक होता है तो बहुत शैतानी जिनजाद, जो आमतौर पर लोगों को बहुत तंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मालूमात लेने के बाद मैं पुरजोश हो रही थी। वैसे भी मुझे नई नई चीज़ें करने का शौक़ उठता रहता था। यूँ धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता था वैसे मेरा दिल मचलने लग जाता था कि क्यों ना मैं अपने इस जादुई चश्मे का इस्तेमाल करके जिनजाद के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं। यही सोचकर एक दिन मैं उठी और मेरे कदम खुद ब खुद उस कब्रिस्तान की तरफ उठने लगे जहाँ पर मासी सुगरा की बेटी ज़ैनब के पीछे वो खौफनाक चुड़ैल लग गई थी। मैं किसी जिनजाद को भी तंग ना करना चाहती थी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर चाहती थी कि मैं वहाँ पर किसी जिनजाद को देख सकूं। घर में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। मुझे घर की खुफिया दरवाज़ों से निकलना था ताकि किसी को मेरे बारे में कोई ख़बर ना हो सके कि मैं रात किस पैर कहाँ जा रही हूँ। बड़ी सी काली चादर मैंने अपने ऊपर ढांप ली थी ताकि मेरा चेहरा किसी को नज़र ना आए। अब मेरे कदम तेज़ तेज़ उस कब्रिस्तान की तरफ उठ रहे थे और मैंने अपने चश्मे को मजबूती से थाम रखा था। कब्रिस्तान में हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आ रही थीं। कुछ कब्रें ऐसी थी कि जिनके मुंह खुले हुए थे तो कुछ कब्रें ताज़ा मौजूद थीं। उस कब्रिस्तान में बेतहाशा दरख्त थे जो काफ़ी पुराने लग रहे थे। इंतहाई खौफनाक मंजर थे, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं आखिरकार जिनजाद के बारे में जानने के लिए इस कब्रिस्तान में आ गई थी। अब मैं एक दरख्त के पीछे छुप गई और धड़कते दिल के साथ उस चश्मे को आंखों पर लगा लिया। फिर मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते ही रह गई, क्योंकि मेरे सामने जो मंजर मुझे नज़र आ रहा था वो इंतहाई खौफनाक था। कोई काला हैबतनाक वजूद कब्र के पास बैठा हुआ था, कोई दरख्त पर लटका हुआ था। एक भयानक खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल एक मरी हुई बिल्ली को खाने में मसरूफ़ थी। गर्ज के वहाँ पर खौफनाक जिनजाद चलते फिरते और उछलते कूदते मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। तभी मेरी नज़र उन सब से अलग एक जिन पर पड़ी। वो एक बरगद के दरख्त के नीचे पुरसुकून बैठा था। उसकी आंखें बंद थी जैसे वो कोई अमल कर रहा हो। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह बेइंतहा चमक रहा था। मैं उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि वो आम जिनजाद की तरह खौफनाक नहीं था बल्कि इंतहाई पुरकशिश और वजीह चेहरे का मालिक था। उसने मेरी बड़ी सी काली चादर अपने वजूद पर पहनी हुई थी। शायद वो वहाँ बैठकर कोई ख़ास अमल कर रहा था
और इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज था। वहाँ जितने भी जिन्नात मौजूद थे कोई भी इससे तंग नहीं कर रहा था, क्योंकि सब अपने ख़ास हाल में मस्त थे। उसकी खामोशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नेक फितरत का मालिक जिन्नात है। मेरी नज़रें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जाने मैं वहाँ कितनी देर तक बैठी रही और उस जिन्नात को देखती रही। फिर काफ़ी देर बाद उसका अमल ख़त्म हुआ और वो इस बरगद के पेड़ के पास जाकर गायब हो गया। अब मेरी बाकी जिन्नात से दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी और अपनी नज़रों के सामने से इस जिन्नात को गायब देखकर मैं वहाँ से उठ गई। घर आकर बड़ा अजीब सा हाल हो रहा था मेरी सोचों से, जैसे उस जिन्नात का कब्ज़ा हो गया था और दिल चाह रहा था कि एक बार तो उसे मुखातिब करती कि कोई खूबसूरत आदमज़ादी कितनी गौर से तुम्हें देख रही थी, लेकिन तुम्हें इस बात की खबर नहीं। कहाँ मैं कॉलेज की पढ़ने वाली ज़हीन फ़तीन लड़की, और अब तो मैं किताबें खोल कर ना देखती थी। मेरी सारे दोस्त मुझे यही कहते, वर्दा तुम कुछ बदली बदली सी दिखाई देती हो, क्या वजह है? लेकिन मैं इन्हें अपने दिल की कोई बात ना बता सकती थी, वरना मेरे इस जादुई चश्मे का राज खुल जाता। फिर दूसरे दिन ही मेरा दिल इस कब्रिस्तान में जाने को मचलने लगा और मैं एक बार फिर इस जिन्नात का दीदार करना चाहती थी। जैसे ही मैंने अपना जादुई चश्मा लगाया, मेरी आंखों से उस दिन से भी ज़्यादा खौफनाक मंजर देखा, क्योंकि मुझे जिन्नात के इंतहाई छोटे छोटे बच्चे दरख्तों पर उछलते कूदते साफ दिखाई दे रहे थे, जबकि खौफनाक चेहरे वाली चुड़ैलें दरख्तों पर बैठी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, जैसे इन्हें किसी को देखकर नहायत लुत्फ़ आ रहा हो। खौफ से मेरा बुरा हाल था, लेकिन मेरी नज़रें सिर्फ इस जिन्नात को देखना चाहती थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो मुझे नज़र आ रहा था। वो इसी दरख्त के गिर चक्कर काट काट कर कोई अमल कर रहा था, शायद अपनी ताकत में इजाफ़ा करना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना था कि जिन्नात अक्सर मुख्तलिफ अमल करके अपने ताकतों में इजाफ़ा करते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि एक बार वो अपनी बंद आँखें खोलकर मुझे गौर से देखे और मुझे देखकर हैरान रह जाए कि कोई इंसानी लड़की से देखकर खातिर आधी रात को इस कब्रिस्तान में आती है। काफ़ी देर तक मैं इसे देखती रही, लेकिन मेरी नज़रों ने इस पर कोई असर ना किया था। यूँ मैं मायूसी से उठकर अब घर की तरफ आ रही थी। दूसरे दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी की। मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे इस खूबसूरत चेहरे और वाले जिन्नात को देखकर उसे अपने दिल में बसा बैठी हूँ। मैं अभी सोफे पर लेटी ही थी कि मासी सुगरा वहाँ सफाई करने के लिए आ पहुँची। फिर मेरे दिल में ये न जाने क्या ख्याल आया। मैं मासी सुगरा को कहने लगी कि मासी, जो पी तुम्हारी बेटी का इलाज कर रहा है, क्या मुझे इसके पास लेकर जा सकती हो? वो मेरी शक्ल देखकर हैरान थी। फिर कहने लगी कि बीबी साहिबा, आप तो भली चंगी हैं, फिर आपको इस पीर के पास जाने की क्या ज़रूरत? फिर मैंने इसे बहाना बनाने लगी और उसे कहने लगी कि मेरी दोस्त को भी किसी जिन्नात का साया हो गया है, उसके घर वाले बड़े परेशान हैं, तो मुझे इस पीर का पता बताओ ताकि मैं भी अपनी दोस्त को वहाँ ले जाऊँ। लेकिन ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी, और मेरे घर में तो हरगिज़ नहीं। फिर मैंने बहुत से पैसे इसके हाथ पर रखे और इसे कहने लगी कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो बदले में मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी, लेकिन तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी है। मैं इस पीर के बारे में तुमसे पूछ रही थी। मासी सुगरा पैसों को देकर बेहद खुश हो गई और फिर मुझे कहने लगी कि ठीक है, मैं कल शाम आपको उस पीर के पास लेकर चली जाऊँगी। फिर दूसरे दिन मैं मासी सुगरा का इंतज़ार करने लगी कि जब वो मेरे साथ जाएगी, कि जैसे ही वो काम से फारिग हो तो उससे मुझे चुपके से इशारा किया और मैं इसके साथ घर से निकल पड़ी। उस पीर का आस्थाना देख काफ़ी दूर था। पैदल चलकर मैं थक गई थी, लेकिन मुझे कुछ पाने का जुनून था, मेरे सर पर सवार था, इससे मुझे अपनी थकन की कोई परवाह नहीं। वहाँ पर बड़ी अजीब अजीब किस्म की औरतें आई हुई थीं। किसी की आंखें लाल थी तो कोई बाल खुले वहाँ पर धमाल कर रही थी। कोई टुकर टुकर मेरी शक्ल देखने लगी। फिर जैसे ही मेरी बारी आई तो मैंने मासी सुगरा को वहीं बैठने का कहा और ख़ुद अकेली अंदर इस पीर के पास गई। पीर ने अपनी लाल लाल आंखें उठाकर मुझे देखा और मुझसे कहने लगा कि बताओ बीबी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? फिर मैंने इस पीर की आंखों में आंखें डालकर इससे कहा, मेरे साथ मोहब्बत का मसला है। वो मोहब्बत जो किसी लड़के को किसी लड़की से हो जाती है, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत अजीब है, जिसका इलाज कराने मैं आपके पास आई हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। पीर साहिब, बदले में आप मुझसे जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी। वो पीर साहिब मुझे कहने लगा कि बताओ कौन है वो लड़का, मैं उसे तुम्हारा ग़ुलाम बना दूंगा। मैं पीर को कहने लगी कि पीर साहब, मुझे किसी लड़के की चाह नहीं बल्कि एक जिन की ज़ात की चाह है। उसे मैंने कब्रिस्तान में देखा था। आमतौर पर जिन्नात इंसानों को नज़र नहीं आते, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे पहनकर मैं इंसान आँखों से पोशीदा जिन्नात को बासानी देख सकती हूँ। अगर आपने मेरा काम कर दिया
तो मैं आपको बदले में वो चीज़ दे सकती हूँ। पीर साहिब आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा था। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी जैसी छोटी उम्र की लड़की इतनी बड़ी बातें कर सकती है। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मेरे पास आज तक जितनी भी लड़कियाँ आई हैं वो सब किसी न किसी लड़के की आशिक होती हैं, जबकि मेरे पास तुम जैसी वाहिद लड़की आई है जो किसी जिनजात को अपना आशिक बनाती है। लेकिन मैं ये ख्वाहिश पूरी ज़रूर करूँगा। इसके लिए तुम्हें एक ख़तरनाक चाल चलना होगी। उसके लिए मुझे चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर तुम वो सब चीज़ें मुझे लाकर दे सकती हो तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए राज़ी हूँ। फिर मैं इस पीर को कहने लगी कि मैं जब आधी रात को किले कब्रिस्तान में जा सकती हूँ तो हर काम कर सकती हूँ, इसलिए आप बेफ़िक्र रहें और मेरे लिए अमल शुरू कर दें। मेरे अंदर इतना एतमाद तो था कि मैं वो काम कर सकती थी जो उस पीर ने करने का कहा था। उस पीर ने जो कहा था उसे सुनकर तो जैसे मेरे होश हवास उड़ गए थे, क्योंकि वो मुझे चंद ऐसी चीज़ें लाने का कह रहा था जो मैं कभी ना ला कर दे सकती थी। लेकिन चूँकि मैं इसे ज़ुबान दे चुकी थी, इसलिए अब वो मुझे हर काम करना था जिसने मुझे इस जिनजात को पाने में आसानी हो सकती थी। पीर के मुताबिक वो अमल खुद करना था, और वो भी आधी रात को उस कब्रिस्तान में जाकर। उस अमल के लिए मुझे चंद चीज़ों की ज़रूरत थी जो किसी न किसी तरह से कि मुझे इकट्ठी करनी थी। मुझे बस ये डर था कि कहीं मुझे ये काम सब करते हुए कोई देख ना ले। फिर दूसरे ही दिन मैं अपने अमल का आगाज़ कर दिया। अपने अमल के लिए मुझे मुर्गी का ताज़ा जानवर के सींग और इंसानी नाखूनों की ज़रूरत थी। इसमें हैरान थी कि एक ऐसा अमल था कि जिसमें इन बेकार चीज़ों की ज़रूरत थी। फिर मैंने मासी सुगरा के हाथ पर अच्छी खासी मोटी रकम रखी और इससे ये सारी चीज़ें मंगवा ली। मेरा काम हो गया था, लेकिन वो ख़ास अमल मुझे खुद ही करना था। आज रात को मैं कब्रिस्तान जाने वाली थी, जहाँ पर बैठकर मैंने आज आग जलाकर इस सारी चीज़ों को जलाना था। अब मैंने अपनी बड़ी सी काली चादर ली और चुपके से कब्रिस्तान की तरफ जाने लगी। आज अंधेरी रात थी, चाँद बिल्कुल भी आसमान पर दिखाई नहीं दे रहा था। शायद उसी वजह से दरख्तों के साए भी इस काले अंधेरे में खौफनाक लग रहे थे। इस पेड़ के मुताबिक जब मैं वो अमल करना शुरू करती तो मुझे अपने कानों में बदरूहों की आवाज़ें भी आ सकती थी और खौफनाक चुड़ैलों की भी, क्योंकि मेरा करने वाला अमल इंतहाई खौफनाक था। हाँ, लेकिन इस अमल से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। मैं इन सारे खौफनाक जिनजात को वहाँ से भगाना चाहती थी, लेकिन इस जिनजात को नहीं जो मुझे पसंद था, और इस अमल को करके जिस मैं हासिल करना चाहती थी। फिर जैसे ही मैं वो अमल करना शुरू किया, उस सब चीज़ों को आग लगाई तो हर तरफ धुआं और गंदी बदबू फैल गई। उसकी वजह से चुड़ैलों के रोने की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। साथ ही 7 जिनजात भी शोर मचा रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो सब गुस्से में आ रहे हों। मैं खौफज़दा थी, लेकिन इतने भी ना थी कि वो अमल अधूरा छोड़कर मैं वहाँ से भाग जाती। अब अगर मैं वो अपना अमल जादू छोड़ देती, वहाँ से भाग जाती, तो मैं वो हासिल ना कर पाती जो मैं चाहती थी। अब वो अपना जादू चश्मा लगा कर देख लेती तो शायद खौफ से पागल ही हो जाती, क्योंकि इस जिनजात के भयानक रूप मेरे सामने आ जाते। जैसे जैसे धुआं फैलता रहा, उसकी बदबू से वो जिनजात और भी शोर शराबा करने लगे और चुड़ैलें इतनी खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थीं कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे थे। मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं इस अमल से वो जिनजात कहीं ना चला जाए, लेकिन इस पीर ने मुझे बता दिया था कि तुम जो अमल करोगी इसका असर इस जिनजात पर नहीं होगा और ना ही उसे कुछ दिखाई देगा। वो सारे जिनजात वहाँ से चले जाते, तभी तो मैं उस जिनजात से मुलाकात कर सकती थी। इसलिए मेरा पहला अमल इस सारे खौफनाक जिनजात और चुड़ैलों को वहाँ से भगाने के लिए था। थोड़ी ही देर बाद आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें थमने लगी और हर तरफ खामोशी छा गई। मैं अभी भी अमल रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो इन दरख्तों के पीछे ही ना छुपे हों और मुझे यूँ अमल रोकता देखकर वो मुझ पर हमला ना कर दे। इसलिए मुसलसल मैं 5 घंटे तक वो अमल करती रही। से ही मैंने वो अमल दोबारा करना शुरू किया तो एक बार फिर से जिनजात की खौफनाक आवाज़ें फ़िज़ा में उभरती सुनाई दे रही थी। इसका मतलब है कि वो सिर्फ गायब होने का नाटक कर रहे थे और मुझे इस अमल से रोकना चाहते थे। फिर आखिरकार सुबह का उजाला फ़िज़ा में उभरने लगा और चारों तरफ से खामोशी छा गई। मुझे खुशी थी कि मैंने अपना अमल मुकम्मल कर लिया था। उसका मतलब यह है कि वह हैबतनाक जिनजात वहाँ से चले गए थे। फिर मैं धीरे धीरे से उठी और चुपके से घर चली गई। मैं कॉलेज भी ना जा सकी थी, क्योंकि पूरी रात अमल करने की वजह से मैं रात भर जागती रही। फिर दोपहर में अम्मी मुझे देखकर गुस्से से चिल्लाने लगीं कि कहाँ गया तुम्हारा डॉक्टर बनने का वो ख्वाब जिसके लिए तुम दिन रात रोती थी। अब तो लगता है कि सारे साल की तुम मेहनत ज़ाया कर दोगी। इस साल तो तुम फेल ही हो जाओगे।
क्योंकि रोज़ रोज़ कॉलेज की छुट्टी करने से तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। मैं चुपचाप अम्मी की बातें सुन रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका है।